सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार और आज 8 दिसंबर है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और अन्य न्यूज़पेपर को थोड़ा सा खंगाल कर हमने कुछ प्रमुख टॉपिक हमने लाया आपके सामने ताकि जो आपके एग्जाम में मदद मिले। तो समय को बिना गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे प्रमुख करंट अफेयर है उस पर चर्चा करते हैं। तो ये 5 सबसे प्रमुख टॉपिक है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस पार्टिसिपेशन पहला टॉपिक। एग्जाम में एनर्जी से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे गए और चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे जो भी हो, है ना। दूसरा एक इकोनॉमिक का जो मुद्दा है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आरबीआई से रिलेटेड है, आपका रेपो रेट से रिलेटेड हम बात समझेंगे रेपो रेट क्या होता है। और तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव एसेसिबिलिटी ऑडिट की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके बारे में चर्चा की है, उसकी भी बात करेंगे। चौथा आपका पेरिस क्लब है और 5वां जो है चाइना इंडिया ओशियन रीजन फोरम। ये 5 टॉपिक है। पांचों में से भी कोई भी पॉइंट जो है आपके प्रीलिम्स में पूछे जा चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टिसिपेशन का। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टिसिपेशन न्यूज में क्यों है यह समझना होगा। न्यूज में आने से पहले अगर हम बात करें, इसमें देखिए न्यूज में है आपका सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। कहा जाता है कि न्यूज में आने के पीछे की ग्लोबल एफर्ट्स टू ब्रिंग इंडिया ऑन बोर्ड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टिसिपेशन विद द G7 नेशन हैज अ फेल टू मूव फॉरवर्ड। 7 देश हैं G7, 7 देश हैं, फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा, ये सब मिलाकर G7 आपका। तो उसमें कहता है कि भाई G7 जो है के साथ जस्ट एनर्जी पार्टिसिपेशन के बोर्ड पर भारत भी आना चाहता है इस प्रयास में, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। सो कहता है कि एफर्ट ग्लोबल एफर्ट्स टू ब्रिंग इंडिया ऑन द बोर्ड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टिसिपेशन विद द G7 नेशंस हैव फेल्ड टू मूव फॉरवर्ड। आगे नहीं बढ़। अब सवाल यहां पर ये समझते हैं यहां पर कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप क्या है। तो G7 जो कंट्रीज हैं, है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टिसिपेशन हम भारत के साथ, इंडोनेशिया के साथ या वियतनाम के साथ और आपका सिंगाल, इन सभी के साथ इस साल हम लॉन्च करेंगे, लाएंगे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। पार्टनरशिप का मेन मकसद था कि जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, खास करके जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी मुद्दा है और या ग्लोबल वार्मिंग को तभी रोका जा सकता है जो सभी देश एक प्लेटफॉर्म पर आकर मिलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमें एनी हाउ ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना होगा, अदरवाइज जो है पृथ्वी जो है इंडेंजर जोन में चली गई है। तो सिंपल सी बात कर सकते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, आपका फ्लड की स्थिति हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो इन सभी चीजों को लेकर बात कही गई। तो पार्टनरशिप का एम था कि हेल्प करेंगे लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमी टू मूव अवे फ्रॉम द कोल इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं रिन्यूएबल्स एनर्जी की तरफ जाना होगा। तो इसके लिए G7 देश मदद करने की बात हुई, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। क्या है इसके बारे में समझते हैं। जर्मनी और यूएसए। जर्मनी यूएसए आर 2 मेंबर ऑफ G7। G7 क्या 2 मेंबर जर्मनी, आपका यूएसए नेशन दैट हैज को लीडिंग द नेगोशिएशन विद इंडिया टू ज्वाइन J। भारत के साथ लीड किया, भारत के साथ नेगोशिएशन किया, समझौता किया कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में भारत साथ आए, हैव अ डेवलपिंग कंट्री के तौर पर। लेकिन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इनिशिएट टू मॉडल आफ्टर टू साउथ अफ्रीका JTP लॉन्च एट द COP27 जो ग्लासगो हुआ था। सो ग्लासगो COP हुआ था, उसमें सपोर्ट करने की बात की थी। यूनाइटेड किंगडम हुआ, यूनाइटेड स्टेट हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूरोपियन यूनियन, ये सभी हैं जो G7 के मेंबर। साउथ अफ्रीका हैज बीन आल्सो प्रोमिस किया था कि हम फाइनेंशियली 8.5 बिलियन मदद करेंगे शुरुआती फेज में, है ना। लेकिन ये सारा चीजें आपको संभव नहीं हो पाया। फिर 27th G20 समिट आपको पता है कि भारत में होने वाला, इंडोनेशिया ट्राइकोवा के तहत पर आप देख सकते हैं। और अब सवाल आता है कि मेंस में भी प्रश्न हो सकता है कि व्हाई हैज इंडिया नॉट साइंड द जस्ट एनर्जी G7। क्या कारण रहा कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के G7 के साथ भारत ने साइन नहीं किया। इसके पीछे कारण क्या, इसलिए इंकार कर दिया रिफ्यूज साइन करने से कि कोल फेज आउट ऑन द नेगोशिएशन टेबल एंड वांट टू डिजाइन
टू ओन ट्रांजिशन प्लान। कहा कि भैया आपको तो कोयला से प्रोडक्शन नहीं करना होगा, और भारत के ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोयला से, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी एक साथ उसको रिप्लेस करना संभव नहीं है भारत के लिए, ये समय लगेगा काफी। दूसरी बात कि टॉक टू जेईटीपी हैव आल्सो स्टॉल्ड ओवर द डिफरेंस टू अप्रोचेज ऑन द कोल के अप्रोचेज में आप तकनीकी भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये दूसरा नहीं। बट यूएस चाहता है कि डिकमीशनिंग टू एसेट्स कोल फेज आउट एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। इंडिया पुशिंग फॉर द क्लाइमेट फंड फॉर द रिन्यूएबल्स एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्रीन गॉस। फिर भी भारत जो है कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज ना हो, रिन्यूएबल्स एनर्जी की तरफ जाए, तकनीकी एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर किया जाए, पर जो है लेकिन इन्होंने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप G7 के साथ साइन करने से इंकार कर दिया। चलिए ये तो पहला न्यूज हुआ। दूसरा न्यूज है इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में दिया गया है। न्यूज कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI रेज द पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में आप जानते होंगे, रेपो रेट होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI जो है कमर्शियल्स बैंक को जिस रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है वही रेट आपका रेपो रेट कहलाता है। तो रेपो रेट जो है आपका 6.25 35 BPS से उन्होंने डाउन शिफ्टिंग टू गियर फ्रॉम द कंसेक्यूटिव इंक्रीज द 50 BPS। तो ये कहता RBI रेज द पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ा दिया है 35 BPS से, है ना, और 6.25 अभी फिलहाल में इसका ये हुआ आपका, है ना। तो ये तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई क्या होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये जरूर है कि आखिर रेपो रेट होता क्या है ना। तो रेपो रेट कहता है कि रेपो रेट इज रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड टू अदर बैंक। मैंने कहा कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी भारत के अंदर के सभी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है वो लोन रेपो रेट कहलाता है ना। और इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ RBI। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का हिस्सा है। भारत में जैसे ही लिक्विडिटी अगर बढ़ जाती है तो रेपो रेट को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। लिक्विडिटी घट जाती है तो रेपो रेट को घटा दिया जाता है, ताकि जो है इन्फ्लेशन से बैलेंस रहे, है ना। सो उसी प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी है आपका, रेपो रेट से संबंधित ये चीजों की बात हुई थी। नेक्स्ट है आपका न्यूज जो है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेसिबिलिटी ऑडिट की बात है। तो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए जो कॉल्ड एज एक्सेसिबिलिटी ऑडिट इन सुप्रीम कोर्ट, है ना, प्रीमाइसेस टू डिसेबल्स पर्सन, ये जितने भी दिव्यांग लोग हैं उस दिव्यांग लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में, उन्हीं के क्षेत्र में, उसके प्रांगण में जो उनके लिए स्पेशल बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए और ये एक्सेसिबिलिटी ऑडिट उसके अंदर में होना चाहिए। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है। तो उसमें ये कहा, आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन एक्सेसिबिलिटी विल बी फॉर्म्ड टू कंडक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑडिट इन द सुप्रीम कोर्ट। सो कमिटी विल बी चेयर्ड बाय सिटिंग जज ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ही जज की कमेटी का हेड बनाया जाएगा, जिसका ये मकसद होगा कि टू अंडरस्टैंड द हार्डशिप फेस्ड बाय अ स्पेशल एबल्ड पर्सन एंड इंश्योर द बेटर एक्सेस ऑफ द जस्टिस सिस्टम। इस जस्टिस सिस्टम में आपका एक बेहतर, एक कह सकते हैं कि जितने भी आपका दिव्यांग लोग हैं उनको भी बेटर असेसमेंट की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए उनके अंदर में। नेक्स्ट है आपका, तो कमिटी ऑडिट करेगा फिजिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी का। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर टू रिलीज द क्वेश्चनरी फॉर द पर्सन विद द डिस, है ना। रिपोर्ट में भी कहा कि कमिटी विल प्रिपेयर टू रिपोर्ट टू कंटेनिंग रिजल्ट टू ऑडिट और सर्वे। ये सारा इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा, हाँ, इतनी ज्यादा वो नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका पेरिस क्लब से संबंधित। पेरिस क्लब क्या है भाई? तो पेरिस क्लब आपको जानते ही हैं, पेरिस क्लब प्रपोज 10 ईयर आपका मोरेटोरियम्स ऑन श्रीलंका डेब्ट and another 15 year on the debt restructure to formula to resolve the श्रीलंका debt crisis। आपको पता है श्रीलंका में कुछ दिन पहले आपका क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस। तो श्रीलंका में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली, वहाँ पर IMF ने लोन दिया, भारत ने मदद किया, चाइना ने मदद किया। तो पेरिस क्लब कहता है, उन्होंने प्रपोज किया कि 10 साल का जो मोरेटोरियम जो श्रीलंका का डेब्ट का था,
जो मिला उसको बढ़ाने की बात, अनदर 15 साल के लिए उनके डेप्ट रीस्ट्रक्चर फॉर्मूला को बढ़ाने की बात कही जा रही है, ताकि जो है डेप्ट क्राइसिस से श्रीलंका समस्या का समाधान कर सके। पेरिस क्लब है क्या? पेरिस क्लब की अगर हम बात करें तो पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है ना, जो क्रेडिटर नेशंस के लिए जो उधार देती है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइंड वर्केबल सॉल्यूशन टू पेमेंट प्रॉब्लम्स टू फेस ऑफ डेब्टर। वो देश जो आपके लोन से गुजर रहा है, आपका बर्डन से गुजर रहा, उन देश को मदद करती है, वो उनको सहायता करती है। इसमें पेरिस क्लब में 22 परमानेंट मेंबर हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है आपका, सेकेंडरी नेशंस आपका यूनाइटेड स्टेट हुआ, यूनाइटेड किंगडम, जापानी, सभी पेरिस क्लब के सदस्य हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत जो है पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दो कि इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द पेरिस क्लब, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बैकग्राउंड ये है कि क्लब का ऑरिजिन जो था, शुरुआत में मीटिंग हुआ और पेरिस में हुआ था, उस वक्त अर्जेंटीना से ऑफिशियली शुरू हुआ था आपका, है ना। तो मेन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इसी की विचारधारा पर पेरिस क्लब को बनाया गया। तो ये आज का प्रमुख न्यूज था, 5 जो हमने यहां पर डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।